हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग नेविरा। गाइस, जैसा कि हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर एक सीरीज कवर कर रहे हैं। ओके, सो उसी सीरीज में मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आप लोगों के सामने ले आया हूँ। अभी आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं जो कि सर्कुलर मोशन पे बेस्ड होंगी। किस पे बेस्ड होंगी बेटा? सर्कुलर मोशन पे बेस्ड होंगी। तो ये बात याद रखनी है अपन को कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी वेरिएशंस होंगे आज अपन लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो हम सर्कुलर मोशन इन वन शॉट कर रहे हैं ना, मतलब एक शॉट में अपन लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और देखिए, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड लेंगे वो हम लोग लिटिल बिट हायर देन जेई मेन लेंगे, मतलब जेई मेन से थोड़ा बहुत ऊपर लेंगे और जेई एडवांस से थोड़ा नीचे होंगी। मतलब ये मान के चलते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद जेई मेन में कोई भी क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का आता है तो हम उन्हें इजीली कर पाए। ओके, और देखिए, बेस्ट प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि कठिन प्रॉब्लम्स, नो, नॉट एट ऑल। कठिन प्रॉब्लम एक अलग चीज हो गई। बेस्ट प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम्स जो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा दें, जिसकी मदद से आप अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को पकड़ लें और बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके वो प्रॉब्लम्स बन रही हो। ओके, तो आज अपन लोग 10 प्रॉब्लम कवर करेंगे जो कि अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों को एक बार रिमाइंड करा दूं कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ढेर सारे वीडियोस के लिए। ओके, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए जिससे कि और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला लेक्चर है, मतलब जिसे कहते हैं, सॉरी, पहला क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। मतलब किसी घड़ी में जो मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड होता है एक क्लॉक का, वो कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेगा। मतलब यदि मैं मान के चलूं कि लेट अस सपोज एक हमारी ऐसे कोई घड़ी है, ठीक है, ये हमारा मिनट का कांटा है और ये हमारा हैंड का कांटा है, मतलब जिसे कहते हैं मिनट हैंड, सॉरी, और एक सेकंड हैंड है ना, कांटा हो गया। तो ये आपका मिनट का हो गया और ये आपका जिसे कहते हैं सेकंड का कांटा हो गया। तो यदि दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो दोबारा दोनों घूम करके एक साथ कितने टाइम के बाद आएंगे। ओके, तो क्या इसका आंसर 60 सेकंड होगा? मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, एक बार सॉल्व करिए, ठीक है ना। क्या इसका आंसर 61 सेकंड होगा? क्या इसका आंसर 1 सेकंड होगा? क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ये सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करिए, ठीक है ना, और मुझे आंसर बताने की कोशिश करिए। बाय द वे, अब बात आती कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है ना। देखो, क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। किसका है? रिलेटिव सर्कुलर मोशन का एक तरह का ये क्वेश्चन है। तो रिलेटिव सर्कुलर मोशन में अपन लोग क्या करेंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या यहाँ पे लगेगी? एक्चुअल में यहाँ पे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं लगेगी, लेकिन ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है। चलो, मानो मैं मानता हूं कि है ये रिलेटिव सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। एक मान लीजिए ये एक हैंड है, मान लो कि ये थीटा 1 एंगल बना रहा है किसी वक्त, और ये दूसरा है जो कि थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा? क्लियर है? तो मैं यदि एक काम करूँ, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा दूं तो क्या आ जाएगा, d θ2/dt माइनस d θ1/dt इज इक्वल टू d θ/dt। एम आई करेक्ट? अब ध्यान से सोच के बताओ, ये d θ/dt d θ2/dt क्या है? ये कहीं ना कहीं इस वाले कांटा का एंगुलर वेलोसिटी है भैया। रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल कवर करने की जो रेट होती है वही तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ω2 माइनस ω1 दैट इज व्हाट, d θ/dt। मतलब एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम बिटवीन देम, जो उनके बीच का जो थीटा है, जो उनके बीच का एंगल गैप है ना, उसको कवर करने का रेट क्या हो जाएगा, ω2 माइनस ω1। मतलब एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो एक उसके पीछे से घटाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब यदि ω2 माइनस ω1 पॉजिटिव आएगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ω2 माइनस ω1 की वैल्यू निगेटिव आएगी तो थीटा की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो घटता जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्यूशन। देखिए, मान लीजिए हमारा इसने रेफरेंस लाइन मान रखा है ना। अब मिनट हैंड के लिए ओमेगा क्या आएगी, तो टोटल एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो इसकी आ जाएगी जिसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर मिनट, मतलब ऐसे 60 मिनट आ जाएगा। अब ये आपका ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड, जो आपका सेकंड कांटा है उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई/1। क्यों? क्योंकि ये पूरी जर्नी में 2 पाई एंगल कवर करेगा और कितने टाइम में कवर करेगा, 1 मिनट में कवर करेगा।
तो भैया एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, यही तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है। तो वही लगा दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलो दोनों के एंगुलर वेलोसिटीज आ गए। अब मुझे पता है कि मान लो ये कांटा चलना स्टार्ट हुआ, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हमारा जो सेकंड हैंड है, सॉरी जो मिनट हैंड है, वो यहाँ आ चुका होगा और सेकंड हैंड घूम करके दोबारा यहाँ पे ऐसे आकर के इसे मिलेगा। तो मैं एक बात देख सकता हूँ कि यदि ये थीटा एंगल कवर कर रहा मिनट हैंड, तो दोबारा सेकंड हैंड को आने में कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, 2 पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा एंगल तो इसे चलना ही पड़ेगा और साथ में 2 पाई एंगल कवर करना पड़ेगा। तो मिनट हैंड कितना एंगल चल रहा है टाइम टी में, थीटा। सेकंड हैंड कितना चल रहा है, 2 पाई थीटा। तो एंगल डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई थीटा माइनस 2 पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, है ना। तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, उनके बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 2 पाई बचा रह गया। तो वही वाला फॉर्म लगा दीजिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू थीटा बाई कैपिटल टी। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई/60 माइनस 2 पाई/1 इज इक्वल टू टोटल एंगल कवर्ड थ्रू आउट द जर्नी, उनके बीच से कितना एंगल कवर होना है, 2 पाई, है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन इज टी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, सॉल्व किए तो आपका ये आंसर आ चुका है 60/59 मिनट्स। मतलब जिन बच्चों ने सोच रहा होगा कि 1 सेकंड बाद, वो गलत थे। जिनने सोचा 60 सेकंड बाद, वो गलत थे। जिनने सोचा 61 सेकंड बाद, वो गलत थे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत हल्के में लेते हैं और आंसर मैक्सिमम टाइम इससे गलत आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो अपना हो गया, अच्छा था। अब ये आता है एकदम प्योर, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे पूरी तरह से बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का पूरी तरीके से बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ए का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है ओ के रिस्पेक्ट में। तो भैया ध्यान से देखो, तो ओ से ए की ओर ज्वाइन करने वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा ये कुछ ऐसा होगा। अब मैं मानता हूं कि ये रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा उसी तरह ये जिसे कहते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर ये भी आगे मूव करता जाएगा लाइक दिस। एम आई करेक्ट? तो सिंपली बात है कि ओ का जो, सॉरी ए का जो एंगुलर वेलोसिटी आ रहा होगा ओ के रिस्पेक्ट में, वो क्या आएगा, इस पोजीशन वेक्टर के रोटेट होने का रेट। क्लियर है, डी थीटा बाई डी टी, है ना। इस पोजीशन वेक्टर के रोटेट होने का जो रेट होगा वही हो जाएगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और ये अपन लोग कैसे निकालेंगे, है ना, ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए ये आपका ए का वेलोसिटी इधर की ओर है भी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। अब ध्यान से सोचिए, तो ओ के अबाउट रोटेट कराने में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या ये रिस्पॉन्सिबल होगा, नो, रिस्पॉन्सिबल ये वाला कंपोनेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, बी परपेंडिकुलर अपॉन आर दैट इज ओमेगा। हमें पता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, वेयर v इज व्हाट, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, आर इज द गैप बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, है ना। तो चलिए v परपेंडिकुलर बाई आर इक्वल टू ओमेगा। तो ध्यान से सोचिए, ये d और d दिया है तो ये एंगल 45 हो जाएगा, है ना, और ये एंगल 45 हुआ तो ये भी 45, तो v का इधर का कंपोनेंट कितना आ गया, v cos 45, मतलब v बाई रूट टू। ओके ग्रेट, और ये वाली लेंथ d है और ये वाली लेंथ d है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी d रूट टू। तो पुट करा दीजिए, तो आंसर आ गया आपका v बाई रूट टू बाई डी रूट टू। ओके, तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आ चुका है, ध्यान से देखिए, b बाई टू डी। इसने भी वही किया है, v के दो कंपोनेंट्स ले लिए लाइक दिस, और देखा कि ये तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं रोटेट कराने के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है, तो भैया दिस कंपोनेंट अपॉन दिस डिस्टेंस। अब देखिए ये एक तरह का रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था। सो आज के बाद याद रखिएगा, जब कभी भी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि जैसे देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देख लेना, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब पूछ ले कि बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी ए के रिस्पेक्ट में, तो एकदम बहुत ही शुद्ध भाषा में ए से बी को ज्वाइन करने वाला जो पोजीशन वेक्टर है उसके रोटेट होने का जो रेट होगा वही ओमेगा बी ए हो जाएगा, मतलब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ध्यान से देखिए, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये और इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे लाइक दिस एंड दिस। तो ध्यान से देखिए, तो ये वाले कम, सॉरी, ओहो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, तो ये वाला कंपोनेंट तो इसको, इस बी को ए के अबाउट रोटेट नहीं कराएंगे, मात्र यही वाले कंपोनेंट्स रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। तो सीधे सीधे क्या करिएगा, v
बी ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए तो अपने आप को रेस्ट मान के देख रहा होगा, तो बी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी दिख रही होगी कितनी दिख रही होगी, भी बी ए परपेंडिकुलर, मतलब बी बी माइनस बी ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन आर बी ए, मतलब उनके बीच गैप, दिस विल बी ओमेगा बी ए। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है हर जगह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोगों ने सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन, ये एक नए तरह के टॉपिक पे बेस्ड हो गया। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, आर की वैल्यू दे दिया 2.0। चलो अब बोल रहा है कि इट्स स्पीड इज गिवन, मतलब कोई ऐसा है तो उसका स्पीड दे रखा है किसी वक्त का 40। ओके, थोड़ा यदि हल्ला हो रहा होगा वीडियो में तो प्लीज बेटा इग्नोर करना उसको, बिकॉज मैं गांव में हूँ तो यहाँ चिड़िया मतलब बहुत सारा हल्ला करती रहती है, तो मैं चिड़िया को तो दौड़ा नहीं सकता ना, समझ रहे ना। चलो, तो v इज इक्वल टू 40 दे रखा है, स्पीड दे रखा है। अब बोल रहा है कि फाइंड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी मतलब स्पीड के चेंज होने का रेट, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से स्पीड चेंज होगी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से अपन लोग निकाल लेंगे, डी इंटू 40 बाई डी टी, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, हमें पता चल गया कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आया होगा इसका, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोल रहा है कि टोटल एक्सीलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो इस पे दो तरह के एक्सीलरेशन होंगे इस बॉडी पे, एक एक्सीलरेशन तो इधर की ओर होगा, ठीक है, जो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था, और एक इधर की ओर होगा जो कि ए रेडियल हो जाएगा, ए रेडियल एंड ए टेंजेंशियल। तो ए रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेडियल का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है गाइस, तो v की वैल्यू निकालना है हमें, तो टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड में v की वैल्यू निकाल लो, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये आपकी वेलोसिटी आ चुकी है, सॉरी स्पीड आ चुकी है। तो ए रेडियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहां से, वो आ जाएगी 4 गुणे 4 दैट इज वी स्क्वायर बाई 2 दैट इज 8। क्लियर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोल रहा है कि नेट एक्सीलरेशन बताना है, तो ए रेडियल इधर है, ए टेंजेंशियल इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ए नेट इक्वल टू कितना आ गया, ए नेट इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। क्लियर, जैसे ही आप कराएंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, दिस विल बी द आंसर। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, दो चीजें सीखी। एक तो हमने ये सीखा कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्या रोल होता है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का रोल होता है मात्र बॉडी की स्पीड चेंज कराना। ओके, वो कुछ नहीं कराएगा, उसको और किसी चीज से लेना देना नहीं है, इवन वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कराएगा। तो फिर रेडियल एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, रेडियल एक्सीलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं अपन लोग, है ना, मतलब रेडियस के अलोंग इनवर्ड, उसका काम होता है बॉडी का डायरेक्शन चेंज कराना। कैसे, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, पहले बॉडी इधर की ओर मूव कर रही थी, फिर इधर की ओर मूव की, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, तो ये सारे डायरेक्शन से कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं। तो जो सारे डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं, इनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली रेडियल एक्सीलरेशन। ओके, और जो बॉडी की कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ रही होगी उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो चलिए, ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया एक ही क्वेश्चन में। ये देख सकते हैं टेंजेंशियल निकाल लिया, और रेडियल के लिए, सॉरी पहले इसने रेडियल निकाला तब इसने नेट एक्सीलरेशन निकाला, ये आपका आंसर आ चुका है। ओके गाइस, होप सो कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, जेईई मेन के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है a hemispherical ball of radius r is rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. A small ball is kept in ball rotates with ball, sorry, kept in ball rotates with a ball, okay, without slipping on its smooth surface. Then the angle made by radial alpha. Find the angular speed at which that is rotating. मतलब एक बाउल है कुछ ऐसा, ठीक है बेटा, उसका r रेडियस है। अब बोल रहा है कि कोई यहाँ पे एक ऐसे हमने बॉल पुट कर रखी है, और इसकी एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से। तो पूछ रहा है कि यदि ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन है एक तरह से, है ना, उस वक्त की कंडीशन पे जब ये एंगल अल्फा बना रहा होगा, तो आपसे पूछा है कि भैया एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जब उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। एक नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, पुलिंग फोर्स, क्लियर है। इसके अलावा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा n इधर की ओर, है ना, एट एंगल अल्फा। ओके ग्रेट, और फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं बिकॉज सरफेस इज स्मूथ। तो अब ध्यान से देखिएगा, इस n के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये,
एन कॉस थीटा, सॉरी एन साइन थीटा, और ये हो गया आपका एन कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिख सकते थे नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, तो एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यदि हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यदि मैं मानूं कि इसका जो ये रोटेट कर रहा होगा इस सर्किल में, ऐसे छोटे से सर्किल में रोटेट कर रहा होगा ना कंटिन्यूसली, ऐसे लाइक दिस, तो जिस सर्किल में रोटेट कर रहा होगा इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर। तो ध्यान से देखो, फॉर दैट सर्किल क्या मैं ये बात लगा सकता हूँ, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो उस सर्किल के मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसके ऊपर सारे फोर्सेस कितने आ गए, वो आ गया आपका एन साइन थीटा। वो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया था, सॉरी, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो एन साइन थीटा था, ठीक है ना। एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उसका, ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, ये इसका हो गया। अब स्मॉल आर की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते थे, स्मॉल आर कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिए, तो हम उसको लिख सकते थे कैपिटल आर, कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा, कैपिटल आर इंटू साइन थीटा। क्लियर है, ये वाली लेवर हम लोग आर साइन थीटा में लिख ली। अब इसमें क्या बोला है, आगे चलिए इसको पुट कराइए, जब इसको पुट कराएंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा दोनों इक्वेशंस को, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। बस इस बात का ध्यान रहे आप लोगों को, ये एन था, इस बात का बस ध्यान रहे कि इसने वर्टिकल से अल्फा एंगल लिया है और मैंने यहाँ पे थीटा एंगल ले लिया, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अल्फा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। ओके, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इसने अल्फा माना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इधर की ओर एन लग रहा है, इधर की ओर एम जी लग रहा है, रिजोल्यूट कराया, और उसके बाद इसने क्या किया, इसने ऊपर की ओर लगने वाले कंपोनेंट एन कॉस अल्फा को एन जी से इक्वेट करा दिया और एन साइन अल्फा को मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वेट कराया, और इसने स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिख रखा है, कैपिटल आर साइन अल्फा। तीनों इक्वेशंस का यूज करते हुए इसने ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर ली। सो इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम उतना कठिन नहीं था, बहुत ही आसान था। ये एक तरह का रोटेशनल डायनेमिक्स पे बेस्ड प्रॉब्लम हो गया है ना, इसमें आप लोग को रोटेशनल डायनेमिक्स का यूज काफी कुछ देखने को मिल गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये, ठीक है ना, और इसको मैंने अपनी नोट्स में भी कराया था, तो ये क्वेश्चन फंसा था कॉपी में बच्चों के जेई मेन में। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, a block of mass m is tied to a spring of spring constant k, natural length l, other end of spring is fixed to point o, the block moves in circular path. Okay, great, with constant angular velocity omega, then find the tension in spring। और जो जेई में क्वेश्चन आया था उसमें इसने पूछा था एक्सपेंशन, मतलब इस स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन हुआ होगा, तो है तो बहुत आसान। देखिए मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, पहले ये क्वेश्चंस किसी भी तरीके से हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें आपका दिमाग भी चलता है, ना बहुत ज़्यादा टफ होते, ना बहुत ज़्यादा इजी होते, और इनसे आप लोगों के दिमागों को प्रैक्टिस भी करने का मौका मिल जाता है। ओके, सो इसीलिए मैंने बेस्ट प्रॉब्लम बोलता हूँ। देखिए क्या हो रहा हो, किसी वक्त मैं मानता हूँ जब ये रोटेट कर रहा होगा, तो लेट सपोज कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसमें बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से इसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हो गया होगा और हमारी बॉडी कुछ यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो मैं मानता हूँ इसकी जो अब लेंथ हो गई होगी वो हो चुकी होगी एल प्लस एक्स। क्लियर है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, इस बॉडी पे अंदर की डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन टी, तो मैं लिख सकता था टेंशन टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन ए इज व्हाट, रेडियल एक्सेलरेशन, तो टेंशन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू एक्स। ओके, नेट लेंथ मतलब नेट एक्सपेंशन माना कि एक्स हो गई है, तो के इंटू एक्स। ओके, दिस विल बी द नेट इनवर्ड फोर्स, अरे भैया के एक्स होता है ना, के इंटू एक्सपेंशन इज इक्वल टू, अब उस पे लगने वाला उसका मास और उस पे लगने वाला उसका एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर। अब कई लोग जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर एल कर देते हैं या ओमेगा स्क्वायर एक्स कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना भैया। हमें यहाँ पे इस बात ध्यान रखना है कि इस पे कहीं ना कहीं अब इसकी जो नेट रेडियस हो चुकी होगी वो हो चुकी होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर पे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब एल प्लस एक्स। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे, और एक बार x की वैल्यू आ गई तो आप टेंशन t निकालने के लिए क्या कर देंगे, के एक्स निकाल लेंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन। देख सकते हैं इसने भी वही किया है, माना है कि जो नई लेंथ हो चुकी होगी एक्सटेंशन x के बाद
दैट इज एल प्लस एक्स। सो नेट इनवर्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से x आ गया और एक बार x आया तो टेंशन t की वैल्यू आ गई है kx। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन था। कई बच्चों को लगता था कि क्वेश्चन कठिन है, बट एक्चुअल में बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए तो जेईई मेन में 4 नंबर एक तरह से बोनस दिए हुए थे, बट ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बच्चों से नहीं बनते, तो इसीलिए मैं जेईई मेन के पर्सपेक्टिव से इसमें बात किया हूँ। ये क्वेश्चन मैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ। बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग प्लेन ट्रांजेक्टरी, उसकी ट्रांजेक्टरी इक्वेशन देखा बाई एक्स विद कांस्टेंट स्पीड v, find the radius of curvature of trajectory at x equal to 0 if the trajectory is of parabola form, okay, a is constant। तो देखो यदि कभी भी इक्वेशन दी हुई हो तो अपन लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रेडियस r इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, यू कैन यूज दिस कंप्लीट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में डायरेक्टली आप चीजों को पुट कराइए, आपको रेडियस मिल जाएगा। मतलब किसी भी कर्व में, मान लो ये कर्व में, यहाँ पे ये कुछ कर्व इक्वेशन दे दिया और पूछ रहा कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस पॉइंट पे, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका प्रूफ हमारे उसमें नहीं है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप एक काम कराइए, डिफ्रेंशिएट कराइए, पुट कराइए, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं वही फॉर्मूला है कुछ। इसमें पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कराया तो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, उसको ले लिया, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स ले लिया तो वो भी मिल गया, और उन दोनों को पुट कराया तो यहाँ से 1/2 आ गया। लेकिन ये तो तब हो गया ना बेटा जब आप लोग को इक्वेशन पता रहेंगे। मान लो कभी ऐसा हो कि इक्वेशन ना पता हो, है ना, तब भी क्या यही कर्व लगाएंगे? नहीं। फिर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि फिर उसके लिए पहले आपको ट्राजेक्टरी इक्वेशन निकालनी होगी, जो कि एक तरह का बहुत ही हार्ड रूल मतलब कॉन्सेप्ट हो गया ना यार, बहुत लंबा लेंदी हो गया। तो हम इससे बचेंगे। हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, हमें पता है कि मान लो कहीं पे भी कोई ऐसा है और ये रेडियस इसका आर है, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन आर, दैट इज व्हाट, दैट इज ए रेडियल। रेडियल एक्सेलरेशन की यही वैल्यू होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था, v परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई ए आर, दैट इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। इस तरीके को हम लोग हरदम यूज करेंगे। जैसे कई बार प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछ लेता है कि जैसे कोई बॉडी ऐसे प्रोजेक्ट करी है, तो यहाँ पे इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट इनिशियल पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा। तो कुछ कठिन नहीं है, बस क्या करो, वेलोसिटी निकालो v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन वहां का ए रेडियल निकालो। जैसे यहाँ पे तो g लग रहा हो कंटिन्यूसली, लेकिन यहाँ पे g नीचे क्यों लग रहा होगा, तो उस g का कंपोनेंट लेना पड़ेगा एज ए रेडियल। ओके, और उसको पुट करा दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो इसको भी अपन लोग उसी फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से। चलिए देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से क्या बोल रहा है कि रेडियस इक्वल टू इतना होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से पढ़ रखा है इस बात को। तो चलो एक काम करते हैं, उस इक्वेशन को जो हमें मिली थी हम उसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करा देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2ax इंटू डी एक्स बाई डी टी, यही मिल जाएगा। अब जब x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे पूछा है ना उसने, सारी बातें करी है, x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे पुट करते ही ध्यान से देखो तो हमें इस ये किसकी वैल्यू है, ये वी वाई की वैल्यू है, मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वी वाई की वैल्यू आपको मिल गई 0। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट कराते ही पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पता चल गया कि नेट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, वी एक्स वैक्टर प्लस वी वाई वैक्टर, है ना। तो वी वाई तो 0 हो चुका है, तो नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ चुकी है वी एक्स। ओके, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये निकाल लिया। ओके ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, है ना। ध्यान से देखिए, तो वेलोसिटी बोल रखा है ना पहले ही कि कॉन्स्टेंट है। कहाँ बोला रे, विद कॉन्स्टेंट स्पीड भी। ओके, तो जब v कांस्टेंट है, सॉरी तुम्हारा v कांस्टेंट है, तो मजबूरी बस vx को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो जब vx को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा तो आपकी ax की वैल्यू 0 आ गई, मतलब एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए, अब हम जो ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करा देते हैं, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कराते हैं। ओके, या इस इक्वेशन को 2 बार जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा मिल जाएगा, u इंटू वी वाला रूल यूज करते हुए, है ना। एक बार u को कांस्टेंट मानो, v को वेरिएबल, v को कांस्टेंट, u को वेरिएबल। तो जब इसे सॉल्व करोगे तुम लोग तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कुछ ये क्रिएट होगा और ये क्रिएट होगा। अब हम लोगों ने पहले ही निकाल लगा कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तो कहीं ना कहीं 0 है,
दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज 0। तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जैसे इसकी वैल्यू 0 पुट की है और dx/dt की वैल्यू को भी पुट किए, तो हमें पता चल गया कि दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, ए वाई, एक्सीलरेशन इन वाई एक्स डायरेक्शन। सो ए वाई की वैल्यू आ चुकी है 2av²। अब हमें पता है कि ए नेट इक्वल टू कितना होता है, वो होता ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ए एक्स की वैल्यू तो 0 हो गई है, तो सीधे सीधे हमारा ए नेट इक्वल टू कितना आ गया, ए वाई आ गया। मतलब मुझे पता चल गया कि यदि बॉडी हमारी इधर की ओर मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी एक्स, तो जो इसका नेट एक्सीलरेशन वो कुछ इधर की ओर है विद एक्सीलरेशन ए वाई। ओके, तो बहुत ही आसान है, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका वी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए वाई। ओके, क्यों डायरेक्टली मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें वी वाई की वैल्यू 0 है, तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, और ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो नेट एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ए वाई। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दिया, तो ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है वी स्क्वायर अपॉन 2a वी स्क्वायर, दैट इज 1/2a, मैच कर गया। ओके, और देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना आप लोगों को, बी परपेंडिकुलर बाई आर, ठीक है ना, इससे इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक तरह से बी परपेंडिकुलर का मतलब वही नेट वेलोसिटी है, क्योंकि वो तो हरदम ऐसा टेंजेंशियल लेके चलते हैं। ओके, तो उस केस में चलिए, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या सीख लिया, मेनली रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्सेप्ट सीख लिया। कहीं पे निकालना हो, चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 है, दोनों तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, इस मेथड को आपको समझ में ना आया हो तो उसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा, कुछ किया नहीं है, बस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करी है। चलिए, ये भी आप लोग का एक तरह से डायनेमिक्स का ही प्रॉब्लम हो गया। बोल रहा है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ओवर अ सर्कुलर विज ऑफ रेडियस r which subtends an angle 90 degree at its center. Find the minimum possible speed so that the car can cross the bridge without losing the contact anywhere. तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन लोग, ध्यान से देखिए। तो इसका हमने एबीडी बना लिया है ना, एबीडी बनाया तो नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की लग रहा होगा और नीचे mgo लग रहा होगा, और देखिए और इसकी वेलोसिटी भी होगी। ओके, तो क्या मैं ये बात बोल सकता था कि along the line नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, तो ऊपर की ओर फोर्स एन लग रहा है और नीचे की ओर mg cos थीटा, तो भैया नेट फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg cos थीटा माइनस एन, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी, यहां से हमने नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखो, हम क्या चाह रहे हैं कि वो कहीं पे भी कांटेक्ट लूज ना करे, तो सिंपल सी बात है, जहां पे वो कांटेक्ट लूज कर देगा वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू को 0 लेना पड़ जाएगा, तो कांटेक्ट लूज होते ही नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि कांटेक्ट लूज ना करे। ओके, ये देखिए ना, बोल रहा है कि विदाउट लूजिंग एनी कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट एनीवेयर, तो उसके लिए हमने एन की वैल्यू 0 निकाल ली, है ना। फॉर लूजिंग कांटेक्ट, कांटेक्ट लूज करने के लिए एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। पुट करते ही वी की वैल्यू हमें पता चल गई, मतलब किसी भी पॉइंट पर जहां पे वो बॉडी ने लूज किया होगा कांटेक्ट, वहां पे उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, है ना। अब सिंपल सी बात है कि यदि हम उससे फॉर मिनिमम स्पीड कॉस थीटा शुड बी मिनिमम, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए मिनिमम स्पीड निकालने के लिए। तो हमने एक काम किया, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ले ली। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कॉस के ग्राफ में थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, तो भैया कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू रखने के लिए हमने थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ले ली। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है एक साइड, ध्यान से देखो, तो दैट इज 45 डिग्री। तो पुट करते ही हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई, मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी हमारा बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा। ओके गाइस, होप सो कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसको एक बार और भी कर सकते हैं आप लोग, और भी कई मेथड्स भी हैं, ठीक है ना। एनर्जी वाला भी मेथड है जो कि आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन को एन को कंसीडर करते हुए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि सेम तरह का प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। बोल रहा है द ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस स्पीड, सॉरी फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर, फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल वेयर इट विल ब्रेक ऑफ। बहुत आसान है भाई, हमने मान लिया कि वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ किया होगा एट एंगल थीटा, तो ब्रेक ऑफ करते वक्त यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन है एन 0 हो गया होगा, तो यहाँ से हमें पहली कंडीशन मिल गई। फिर उसके बाद बोल रहा है फाइंड द हाइट वेयर इट विल ब्रेक ऑफ। ओके, तो पहली इक्वेशन जब तुमने एन वैल्यू 0 लिखी रही होगी तब तुम्हें वेलोसिटी मिल गई रही होगी, है ना, और जब वेलोसिटी मिल गई होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे तो तुम्हें दूसरा रूल भी दूसरा आंसर भी मिल जाएगा। ओके, देखो बहुत आसान था, एट बी जहाँ पे कि इसने लीव किया होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू 0 ले ली, जब एन इक्वल टू 0 हो गया तो एम जी का कंपोनेंट इनवर्ट डायरेक्शन में इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से वी की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ बाय इक्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगा दो कि भैया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो mg r minus mgh, this is the loss in potential energy that is equal to gain in kinetic energy, half of m vv square। तो यहाँ से आप लोग को vv की वैल्यू मिल गई और vv की वैल्यू यहाँ से आप लोग पुट कर दीजिए, मतलब इस इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे तो आप लोग को आगे की वैल्यू सॉल्व होने पे मिल जाएंगी। ओके, तो vv की वैल्यू आ गई और स्मॉल हाइट h की वैल्यू आ गई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से कठिन नहीं था, बस हमें ऐसी प्रॉब्लम से इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पे भी आप लोगों का कांटेक्ट छूटेगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसके बाद अपनी मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशंस जिंदाबाद है। ओके, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछता है, जैसे प्रॉब्लम पूछता है कई बार कि कब अपने आप को हम भारी महसूस करेंगे किसी ट्रैक में, सर्कुलर ट्रैक में मूव करने पे, कब अपने आप को हम हल्का महसूस करेंगे। तो वो लोचा ये होता है ना कि किसी बार आपका नॉर्मल रिएक्शन n बढ़ जाता है और किसी वक्त आपका नॉर्मल रिएक्शन घट जाता है, ऐसी बार में क्वेश्चन हैं। तो डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन हमारा वेट जो हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल रिएक्शन ही महसूस करते हैं एज अ वेट, तो नॉर्मल रिएक्शन आप लोग को बड़ा या घटा हुआ महसूस होता है। ओके, तो ये आपका रोटेशनल डायनेमिक्स पे बेस्ड एक तरह की प्रॉब्लम्स हो गई। अब ये प्रॉब्लम आप लोगों की किस पे बेस्ड हो गई, ये बेस्ड हो गई एक तरह से स्यूडो फोर्स पे बेस्ड हो गई है ना, और जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड हो गई। क्या बोल रहा है कि हम एक रॉड को रोटेट करा रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, देन रिंग इज रीच्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट विल जस्ट लीव द रॉड। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम यहीं पे जाके बैठ जाओ। अब तुम जब बैठ गए हो तो ध्यान से देखो, तुम मूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो तुम तो रेस्ट में हो, तो तुम्हारा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो जीरो है, दैट्स ग्रेट, मैंने मान लिया। लेकिन भैया तुम जिस फ्रेम में बैठे हो वो फ्रेम तो रोटेट कर रहा है ना, ध्यान से देखो, तो वो फ्रेम ऐसे रोटेट कर रहा होगा। जब फ्रेम रोटेट कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं तुम अभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुके हो, तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुके हो तो स्यूडो फोर्स का रोल प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो जब तुम यहाँ से बैठ के इस रिंग को देखोगे, ये रिंग फ्री है ना, तो इस रिंग पे तुम्हें क्या दिख रहा होगा, जैसे दिख रहा होगा कि एक बाहर की ओर स्यूडो फोर्स लग रहा है, मास इंटू एपी या ए ऑफ, जैसे कहते हैं दैट बॉडी। ओके, सिंपल सी बात तुम्हें लग रही होगी कि इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। सुनो ध्यान से समझना बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन स्यूडो फोर्स है ना, क्यों ऐसा, क्योंकि ध्यान से देखो, तुमने बाहर क्यों क्यों माना, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनवर्ड होगा। तो जो भी ऑब्जर्वर, देखो यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर तुम्हें एक्सेलरेशन का लोचा नहीं होगा। यहाँ पे चाहे मत ऑब्जर्व करो, यहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर लो। तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, टेंजेंस रेडियल डायरेक्शन में। और हमें पता है कि स्यूडो फोर्स किधर लगता है, जस्ट अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा, है ना। तो इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ओके, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सिंपल सी बात है, एफ स्यूडो इज इक्वल टू मास इंटू डीवी बाई डी टी। ओके, ऐसे लिख सकते थे अपन लोग। चलो ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। तो स्यूडो फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, किसी भी वक्त मैंने माना कि ये एक्स दूरी पे रहा होगा, किसी भी वक्त एक्स दूरी पे रहा होगा, ठीक है बेटा। तो इसका मास इंटू वहां का एक्सीलरेशन, क्लियर है, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ग्रेट, ये हो जाएगा। उसके ऊपर नेट स्यूडो फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज डीवी बाई dt। ओके, लेकिन अब यहाँ पे t और x दो वेरिएबल हो जाएंगे अलग अलग, v भी एक वेरिएबल हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई हो जाएगी। तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते थे v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो उस इक्वेशन को यूज कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, रीअरेंज कर लीजिए, m से m कैंसिल करा दीजिए, तो यहाँ से आ चुका है ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी डी वी का इंटीग्रेशन। क्लियर है, कहां से कहां, फ्रॉम एल बाई टू से लेकर के एल तक मूव कर रही है आपकी रिंग, और इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो मान के चल रहे हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सॉरी रेडियल डायरेक्शन में, और फाइनल वेलोसिटी कितना मान चल रहे हो, v। ओके, तो सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से v आ जाएगा, लेकिन अभी आपका ये आंसर सही नहीं होगा, v विल नॉट बी आंसर, क्योंकि यहाँ पे जब वो रिंग छोड़ेगी एक तरह से, तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, ये रोटेट कर रहा था ना कुछ ऐसा, तो एक तो इसके पास रेडियल वेलोसिटी होगी और एक साथ में टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी। क्लियर है, और उस टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा, और ये वेलोसिटी आपने v निकाल ही रखी होगी, तो नेट वेलोसिटी v नेट इक्वल टू उसका आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। क्लियर है? दैट इज द नेट वेलोसिटी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए, तब भी वो यहीं पे जो आंसर आता है उसी को आंसर मार्क कर देते हैं। अरे भैया उसने नेट वेलोसिटी पूछा ना, जब वो रॉड को छोड़ रही है, तो उस वक्त आपको टेंजेंशियल एंड रेडियल दोनों वेलोसिटीज कंसीडर करके नेट वेलोसिटी निकालनी होगी। देख सकते हैं इसने भी वही किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही कराया, हम सेम कैंसिल कर दिया, इंटीग्रेट कराया, यहाँ से इसने v की वैल्यू निकाली, और जब v की वैल्यू आ गई एक बार इतनी, तब उसने आगे चीजों को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ओके, वेलोसिटी एट टाइम ऑफ द लिविंग रॉड। ओके, सो इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो कि एक तरह से बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, बट कई बच्चों से कई बार नहीं बनती। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे पास थोड़ा दी हुई है, ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छी है, ठीक है ना, ये कई जगह पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी प्रॉब्लम। क्या बोला इस प्रॉब्लम में, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल h सो दैट द ब्लॉक कंप्लीट द सर्किल। ओके, बहुत ही आसान है। देखो, सर्किल को कंप्लीट करने के लिए हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो रूट जी आर से ज्यादा होनी चाहिए। एम आई करेक्ट? ये एक तरह का वर्टिकल सर्किल का प्रॉब्लम हो गया ना, वर्टिकल सर्किल का। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसमें स्यूडो फोर्स देख लिया, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लिया, इसमें हम लोगों ने कॉन्टैक्ट रोटेशनल डायनेमिक्स पे बेस्ड प्रॉब्लम देख ली इनमें, ठीक है ना। फिर इसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, फिर इसमें हम लोगों ने फिर डायनेमिक्स, रोटेशनल डायनेमिक्स, फिर इसमें हमने टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया, इसमें हम लोगों ने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली, है ना, और इसमें अपन लोगों ने नॉर्मल एंगल कवरिंग के केसेस देख लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी देख लिया इस प्रॉब्लम में। हाँ गया रे, हाँ इस प्रॉब्लम में। तो हम चाह रहे हैं कि ये सर्किल कंप्लीट करे, तो उसके लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की वेलोसिटी रूट जी आर से ज्यादा होनी चाहिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो भैया सिंपल सी बात है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, एम जी इंटू टू आर। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ के भाई टू आर हो चुकी है ये वाली, प्लस वहाँ की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ऑफ एम इंटू भी की वैल्यू पुट कर दीजिए जी आर, क्योंकि आपको एच की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जी आर रूट जी आर का होल स्क्वायर। ओके, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर ली तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी जो भी आएगी सॉल्व करने पे। उसके बाद बोल रहा है इफ एच इक्वल टू 3r फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज एट पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके वेलोसिटी निकाल लीजिए, और एक बार वेलोसिटी आ गई तो सिंपल सी बात है एन माइनस एम जी इज इक्वल टू, आप यूज कर सकते थे एम वी ए का स्क्वायर बाई आर, बहुत आसान तरीके से। तो ये भी आ जाएगा, ए पे भी आ जाएगा, बी पे भी आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि इफ एच इक्वल टू 2r फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट विल लूज द कांटेक्ट विद द ट्रैक। तो सिंपल सी बात है, यदि h की वैल्यू 2r है तो उसके इसमें यदि कांटेक्ट छोड़ता है तो जहां पे कांटेक्ट छोड़ेगा वहां पे n की वैल्यू 0 ले लेना, ठीक है, और वहां से एक वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा, उसका एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए इसने क्या बोला है, ए पे इसने लगा दिया, ग्रेट, इसने ए पे लगा दिया, और मैंने डायरेक्टली बी पे बात कर ली थी। यदि ए पे लगाओगे तो वेलोसिटी को तुम्हें रूट 5 जी आर से ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना, और यदि बी पे डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन की सोचोगे तो रूट जी आर से ज्यादा रखना पड़ेगा। अरे भैया हमने पढ़ा है ना ये बात तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यदि रूट 5 जी आर से ज्यादा होगी तो बॉडी कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पे रूट जी आर ज्यादा होगी तो बॉडी कंप्लीट कर लेगा। लेकिन इस बात ध्यान रखिएगा कि ये केस किसका है, ये एक तरह से आपका स्ट्रिंग वाला केस है या नॉर्मल टनल वाला केस है ना। यहीं पे यदि रॉड से बना होता तो फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 5 जी आर नहीं, रूट 4 जी आर चाहिए होता मिनिमम, है ना। या एक जिसे कहते हैं बीड वाला केस होता कि रिंग में एक बीड पड़ी हुई है, तो उस केस में रूट 4 जी आर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उस केस में टेंशन टी जीरो हो भी जाएगा तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो सर्किल कभी नहीं छोड़ता। चलो, फिर उसने दूसरे केस में क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और यहाँ से फिर से उसने वही एनलम वाली इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था, और लगा के इसने एन ए और एन बी की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह तीसरी प्रॉब्लम में इसने क्या किया, जहाँ पे कॉन्टैक्ट छोड़ा होगा नॉर्मल रिएक्शन एन जीरो ले लिया, इक्वेशन बनाई, यहाँ से वी की वैल्यू निकाली और इसको यहाँ ले जाके चिपका दिया, और सॉल्व करने पे वी की वैल्यू आ गई रिजल्टेंट। ओके, सो इन दिस मैनर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, जो कि हमको दिखने में बहुत कठिन लग रही थी, बहुत टफ लग रही थी, बट एक्चुअल में वो टफ है नहीं। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखिए आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप लोग यहीं पे वीडियो को पॉज करके
और इस होमवर्क को करिएगा। और देखिए यार, मैं चाहता हूँ कि यदि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कराने की टेक्निक है या जो भी XYZ है, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज यार बड़ा भाई समझ के ये मेरा होमवर्क समझना। और ये प्रॉब्लम यदि तुम्हें बने, इसे ट्राई करो। नहीं बनती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल हेल्प। और यदि नहीं बनती तो कोई इशू नहीं है। यदि बनती है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये प्रॉब्लम सच में बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। ओके गाइस, एंड होप सो कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी है। ओके, तो वीडियो को लाइक करना मुझे अप्रिसिएट करने के लिए, क्योंकि आप लोग का ये लाइक शेयर और जिसे कहते हैं कमेंट्स, यही तो हमारे लिए मेन धन दौलत होती है। भाई यूट्यूब से तो पैसा 500 रुपये आता है, ठीक है ना तो उतना फर्क नहीं पड़ता। सो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग कितना अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू बच्चों। फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने बहुत तरह के वेरिएशंस कवर किए हैं, है ना, जिसमें कि एक तरह से हम लोगों ने वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करी है। सो होप सो कि आप लोग को मजा आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सबसे मेन चीज भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।